जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने पिछले 6 लेक्चर में इंडिया के मैप को बहुत ही बारीकी से समझ लिया है। अब इंडिया के मैप में हमें अंदरूनी हिस्सों के बारे में चर्चा करना है। बाकी लगभग मैप से और भूगोल से संबंधित 70% चीज़ों को आपने सीख लिया है। यदि जितना मैंने पढ़ाया है वह 6 वीडियो आप ढंग से समझ के और पढ़ लें, 2-3 बार पढ़ लें, तो यह मेरा दावा है कि आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, भूगोल के लगभग 70% प्रश्न आपके हल हो जाएंगे जो भारत से पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही डीप चर्चा कर लिया है। अब आज इस क्रम में हम लोग विश्व के भूगोल की शुरुआत करेंगे, एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे। तो आप लगातार बने रहेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए हुए, पूरा आपको देखना है और फिर कॉपी पेन लेके आपको बैठना है। तो फिर आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए कि कैसे सबसे पहले हम महाद्वीपों का बंटवारा कर लेते हैं, उसके बाद में महासागरों का बंटवारा कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम एक एक महाद्वीप का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले महाद्वीप और महासागर, इनके उत्पत्ति से जुड़े हुए जो कुछ सिद्धांत हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो महाद्वीप और महासागर से जुड़े हुए जो सिद्धांत हैं, इसमें बहुत सारे सिद्धांत बार बार आते हैं। जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है वह है प्लेट विवर्तनकी का सिद्धांत, जो हैरी हेस ने दिया था। प्लेट विवर्तनकी का सिद्धांत, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि प्लेटों के खिसकने से इनकी उत्पत्ति हुई। इन सारे भूखंड को मिला करके पहले एक ही भूखंड था जिसको पैंजिया या पैंथालसा कहा गया, जिसको 2 हिस्सों में तोड़ा गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से हमने पढ़ा था कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया की उत्पत्ति हुई थी। अंगारा लैंड से उत्तर अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप की उत्पत्ति हुई थी और इसी क्रम में भारत में ऊपर से लेकर विंध्याचल पर्वत तक के भाग की उत्पत्ति हो गई थी। गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और इधर न्यूजीलैंड, यह सारे गोंडवाना लैंड से पैदा हुए थे। युग के हिसाब से बात करें तो यह सारे प्री कैम्बियन युग में पैदा हुए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कब हुई थी। तो प्री कैम्ब्रियन युग में महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति हुई थी। पॉइंट नोट करते चलना है, एक एक पॉइंट आपसे छूटना नहीं चाहिए और रिवीजन करना है आपको, ठीक है ना। इसे प्री कैम्बियन युग में सबसे पहले एक कोशिकीय जीवाणुओं की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। और एक कोशिकीय जीवाणुओं में कौन पैदा हुए? नील हरित शैवाल पैदा हुए। यह बात नोट कर लेना है कि पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई थी? तो नील हरित शैवाल की उत्पत्ति हुई थी। एक कोशिकीय जीवाणुओं की उत्पत्ति हुई थी। किस युग में हुई थी? प्री कैम्बियन युग में इनकी उत्पत्ति हुई थी। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कब हुई, महासागरों की उत्पत्ति कब हुई? तो यह सारे प्री कैम्बियन युग में पैदा हुए थे, ठीक है ना। तो इतनी बातें हमने जान ली कि आखिर यह जो मैप पर आपको दिख रहे हैं रंग बिरंगे, ये पैदा कब हुए? तो प्री कैम्बियन युग में पैदा हुए। ये ऊपर के हिस्से कब पैदा हुए? तो अंगारा लैंड से पैदा हुए थे। यह नीचे के हिस्से जो हमने देखा, यह गोंडवाना लैंड से पैदा हुए थे। इसी क्रम में आगे अब हम लोग ये जो महाद्वीप हैं इनके बारे में विस्तृत चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले महाद्वीपों को आप अलग करना सीखिए। और अलग कैसे करेंगे? तो आप अपने मैप पर जाइए और मैप पर इस तरह जो रेखाएं पड़ी हुई हैं, पृथ्वी के क्षैतिज जो रेखाएं बनी हुई होंगी, उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखा। उसमें 0 डिग्री को ढूंढिए। यह है 0 डिग्री रेखा। इसको ऐसे पूरे मैप पर खींच लीजिए। 0 डिग्री रेखा, ये अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं से हमें पता क्या चलता है? देशों के स्थिति के बारे में अक्षांश रेखाएं बताती हैं।
जलवायु के बारे में अक्षांश रेखाएं बताती हैं, जबकि जो खड़ी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या है? तो देशांतर रेखाओं के द्वारा हम समय के बारे में जानते हैं। दो बातें महत्वपूर्ण यहां पर बन गई, कौन कौन सी? कि अक्षांश रेखाओं का क्या उपयोग है? तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम देश की स्थिति और जलवायु को जान पाते हैं, देशांतर रेखाओं के द्वारा हम समय को जान पाते हैं। ठीक है ना? यह इनके बीच में प्रमुख अंतर है। तो 0 डिग्री रेखा आपने खींच लिया। अब आप 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। 0 डिग्री के ऊपर जो देश पड़ेंगे उनको आप कहेंगे कि वह देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो देश नीचे पड़ेंगे उनको आप कहेंगे वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो महाद्वीप ऊपर की ओर पड़ेगा उसे आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, जो नीचे पड़ेगा वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। अब इसी क्रम में यहां पर आप देखिए तो उत्तरी अमेरिका इसके ऊपर स्थित है, यानी आप कह सकते हैं कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना? अब यह उत्तरी अमेरिका है और यह दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका अंतर कैसे करेंगे कि कहां तक उत्तरी है, कहां तक दक्षिणी है? तो बड़ा स्पष्ट सा है कि यहां पर आप देखेंगे ये कोलंबिया है। दक्षिण अमेरिका के ऊपर आप देखिए तो इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। उत्तरी तटों के नाम याद कर लेना है, बहुत पूछा जाता रहता है। फिर से देखो, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, 3 हो गए, साथ साथ में बोलते रहना है। फ्रेंच गुयाना, गुयाना, सूरीनाम, 3 देश हो गए ना। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, ये 6 देश ऊपर की ओर पड़ते हैं। अब कोलंबिया के पास में इस तरह से स्थित है पनामा नहर, पनामा जल संधि। ठीक है ना? इसी पनामा नहर या पनामा जल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप अलग अलग होते हैं। यह बात आपको नोट कर लेना चाहिए कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में अंतर कौन पैदा करता है? तो पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। ठीक है? इतनी बातें आप समझ गए होंगे कि उत्तर और दक्षिण में। अब साथ साथ एक बात और नोट करिए। नोट क्या करना है? यह जो पनामा जल संधि है या पनामा नहर है, यह किसको किससे जोड़ता है, यह महत्वपूर्ण है। तो देखो, इसी के नीचे दक्षिणी प्रशांत और इसके नीचे, इसके ऊपर जो होगा वो होगा उत्तरी प्रशांत। दक्षिणी प्रशांत महासागर और इसके ऊपर होगा तो वो उत्तरी प्रशांत महासागर। अब यह दक्षिणी प्रशांत महासागर को इधर की ओर इसका जल आता है, तो ये कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। नोट कर देना है कि पनामा जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर के जल को उत्तरी अटलांटिक महासागर के जल से जोड़ने का काम करती है। ठीक है ना? यानी इसका जल इसमें या इसका जल इसमें आता जाता रहता है, यही काम इस जल संधि का है। पनामा जल संधि या पनामा नहर किस देश के पास में पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कोलंबिया के पास में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कोलंबिया के पास में पड़ता है। यह बातें आपको नोट कर लेना है। मजे की बात, कोलंबिया के पास में कोलंबिया का पठार भी स्थित है। कोलंबिया के पास में कोलंबिया का पठार भी स्थित है। बगल में है वेनेजुएला। वेनेजुएला में पेट्रोलियम का भंडार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यह बातें आपको याद कर लेना है। वेनेजुएला में पेट्रोलियम का भंडार सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यह बातें आपको जान लेना है। इसके नीचे है ब्राज़ील। ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन अधिक होता है और वहाँ पर कहवा के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। यूपी पीसीएस ने प्रश्न पूछा था कि ब्राज़ील में बड़े बड़े कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा कहा जाता है। यह बात आपको नोट कर लेना है। अगली बात कि ब्राज़ील चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर है, लेकिन कौन सी चीनी उत्पादन में? चुकंदर से चीनी बनाने के मामले में ब्राज़ील पहले स्थान पर है। ठीक है ना?
चुकंदर से चीनी बनाने के मामले में ब्राजील पहले स्थान पर है। बगल में इसके है पेरू। पेरू आपको दिख रहा होगा, यह है आपका पेरू। अब पेरू के लिए क्या है, तो पेरू के पास में एल नीनो की घटना घटित होती है। अभी मोटे मोटे तौर पर नोट करते रहना है बस। पेरू के पास में ही अल नीनो की घटना घटित होती है। इसके नीचे है चिली, इसके नीचे है चिली। जो चिली है वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा देश है। लंबाई में विस्तृत सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे लंबाई में विस्तृत देश है। यह बात आपको जान लेना है। इसके बगल में है अर्जेंटीना, यह है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, यह बात आपको यहां से जान लेना है। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, यह बातें भी आपको यहां से समझ लेना है। और अर्जेंटीना और चिली के नीचे स्थित है ड्रेक जलमार्ग। कौन सा जलमार्ग है, ड्रेक जलमार्ग इनके ठीक नीचे स्थित है, यह बात जान लेना है। चिली और अर्जेंटीना सबसे नीचे जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है, यहां पर उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हार्न अंतरीप। नोट कर लेना है कि चिली और अर्जेंटीना सबसे नीचे यहां आकर के जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हार्न अंतरीप कहा जाता है। तो इतनी मोटी मोटी बातें अभी हम लोग केवल सीख रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। इसके बाद में फिर हम लोग आते हैं इधर की तरफ। अब सबसे पहले आगे बढ़ें, इससे पहले थोड़ी सी बात इसके बारे में और जान लेते हैं। तो यहां से इस तरह से एक रेखा इनके तटों के सहारे आप खींचना शुरू करिए, तो ऐसे आप देखेंगे एक रेखा बन जाती है, और दूसरा यदि आप ऐसे खींचना शुरू करें तो ऐसे आप देखेंगे दूसरी रेखा बन जाती है। अब इस बीच में फैला है अटलांटिक महासागर। तो एक बात नोट करना है कि अटलांटिक महासागर एस आकार में फैला हुआ है। क्वेश्चन आता है कौन सा महासागर अंग्रेजी के एक वर्ण की तरह फैला हुआ है, अल्फाबेट की तरह फैला हुआ है, तो अटलांटिक महासागर अल्फाबेट की तरह से फैला हुआ है, वर्ण की तरह से फैला हुआ है। फिर आगे इसमें देखते हैं, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इधर दक्षिणी प्रशांत से फैला है, जुड़ा हुआ है, इधर दक्षिणी अटलांटिक से जुड़ा हुआ है। ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे तो पनामा जल संधि है, और यहां पर पड़ता है कैरेबियन सागर। कौन सा सागर, कैरेबियन सागर या कैरोबियन सागर। इनसे तो तीन तरफ तीन सागर, इधर से प्रशांत महासागर, इधर से अटलांटिक महासागर और इधर से कैरोबियन सागर के बीच में स्थित है। ठीक है ना, इतनी बातें यहां से क्लियर हो जाती हैं। अब हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और ऊपर की ओर कहां बढ़ेंगे, अमेरिका महाद्वीप में बढ़ जाएंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जब हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में अमेरिका और कनाडा को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो यह है उत्तरी अमेरिका और कनाडा, जिनको कुछ इस तरह से अलग किया गया है। अब किसके द्वारा अलग किया जाता है, कौन सी रेखा उत्तरी अमेरिका को कनाडा से अलग करती है, यह आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी रेखा अमेरिका को कनाडा से अलग करती है, यह आपको बताना है। बाकी चीजें हम बता दे रहे हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच में ज्यादातर सीमा झीलों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा, झीलों के द्वारा अमेरिका और कनाडा में ज्यादातर सीमा निर्धारित की जाती है। कौन कौन सी झीलें हैं ऐसे नोट करना है। तो सबसे पहली जो झील है यहां पर नोट करिएगा, वह झील है वुड्स झील। कौन सी झील, वुड्स झील। पश्चिम की तरफ से हम लोग पूरब की ओर निकलेंगे तो पहली जो झील पड़ती है यहां पर वह है वुड्स झील, यहां पर पड़ती है। ठीक है ना, उसके बाद में आगे आएंगे तो सुपीरियर झील पड़ती है। कौन सी झील पड़ेगी, सुपीरियर झील पड़ती है।
सुपीरियर से पहले, ध्यान दो, सुपीरियर से पहले एक झील पड़ती है, वह है रूजवेल्ट झील। कौन सी झील है? रूजवेल्ट झील। तो फिर से शुरू करो और समझो। वुड्स झील है, रूजवेल्ट झील है, फिर उसके बाद में है सुपीरियर झील, उसके बाद में है मिशिगन झील, सुपीरियर झील के बाद में है मिशिगन झील, मिशिगन झील के बाद में है इरी झील, मिशिगन झील के बाद में है इरी झील, उसके बाद में है ओटारियो झील, उसके बाद में कौन सा है? ओटारियो झील। तो यह कुछ झीलें हैं जो अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा बनाती हैं। इसके बाद में दो झीलें आपको और याद रखना है जो परीक्षा में पूछी जाती रहती हैं। फ्रांसीसी झील कहाँ है? तो वह भी अमेरिका में स्थित है। यह है फ्रांसीसी झील। फ्रांसीसी झील किस देश में स्थित है? अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा एक और झील याद रखना है, ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित है? वह भी अमेरिका में स्थित है। तो ग्रेट साल्ट लेक और फ्रांसीसी झील यह दोनों अमेरिका में स्थित हैं। इसके बाद रूजवेल्ट झील, वुड्स झील, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, इरी झील, ओटारियो झील, हुरन झील, यह सारी झीलें अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा बनाती हैं। ठीक है ना? तो पहले हमने अमेरिका को कनाडा के साथ में अलग अलग कर लिया। अब आगे हम लोग कनाडा में देख लेते हैं। इन झीलों को आपको बार बार दोहराते रहना है, यहां से प्रश्न बहुत अच्छे पूछे जाते रहते हैं। फिर जब हम इधर की ओर ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर बढ़ने के दौरान में आप पहुंच जाएंगे कहां? कनाडा में। अब कनाडा में हम झीलों को पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यह है कनाडा और इधर है ग्रीनलैंड, यह है ग्रीनलैंड और यह है कनाडा। अब इनको हमें अलग अलग करना है कि ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग कौन करता है, ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग कौन करता है? तो यह है डेविस जल संधि। जल संधियां समुद्रों को तो जोड़ती हैं और देशों को अलग करती हैं। जल संधियां समुद्रों को तो जोड़ती हैं और देशों को अलग करती हैं। ठीक है ना? तो ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है कौन? डेविस जल संधि। थोड़ा ऊपर जाने पर अलग करती है बेफिन की खाड़ी, ये अलग करती है। ठीक है ना? अब जोड़ती किसको है? तो नीचे लिखा है लेब्राडोर सागर और ऊपर लिखा है बेफिन की खाड़ी, यानी लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ता है। बीच में ये क्या है? डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि आप ऐसे याद करेंगे कि लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है, ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। तो यह बातें हमने समझ लिया कि ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करना, बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर से जोड़ना, इतनी बातें हमने समझ लिया। अब इसी के बगल में पड़ता है बेफिन द्वीप। किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा? कनाडा के अधिकार क्षेत्र में आएगा। बेफिन द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? कनाडा के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर इसके बाद में यहां पर यह स्थित है फॉक्स की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? फॉक्स की खाड़ी स्थित है। यह स्थित है हडसन की खाड़ी और यह स्थित है हडसन जलसंधि। फिर से देखो, फॉक्स की खाड़ी, हडसन की खाड़ी और हडसन जलसंधि। अब जलसंधि का मतलब मैंने क्या बताया? दो सागरों को जोड़ने का काम करती होगी या दो जल राशियों को जोड़ने का काम करती होगी। तो हडसन जलसंधि किसको किसको जोड़ती है? तो इधर क्या लिखा है? लेब्राडोर सागर, हडसन की खाड़ी। लिखना है इस बात को कि हडसन जलसंधि लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। हडसन जलसंधि लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ती है, या फिर ऊपर की ओर लिखा है फॉक्स की खाड़ी, फॉक्स की खाड़ी से जोड़ती है। दोनों से जोड़ती है, यह बातें याद रखना कि हडसन जलसंधि हडसन की खाड़ी को भी जोड़ती है, फॉक्स की खाड़ी को भी जोड़ती है और किससे जोड़ती है? लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। अगर महासागर पूछेगा तो यह पूरे का पूरे बीच वाला क्या है? अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर को इनसे जोड़ती है। इस तरह से यह बातें हमको क्लियर कर देनी है यहां पर। ठीक है ना? अब और आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो ग्रीनलैंड है और इधर यह फैला हुआ है कनाडा का एलिस मेरे द्वीप। कौन सा द्वीप है? एलिस मेरे द्वीप। किस देश में है? कनाडा में है।
कनाडा का सबसे उत्तरी द्वीप है एलिस मेरे द्वीप। अब ग्रीनलैंड को एलिस मेरे द्वीप से कौन अलग करता है? तो यहां पर एक जल संधि है जिसको कहा जाता है नूर जल संधि या नोरे जल संधि। नूर जल संधि या नोरे जल संधि जो है वह एलिस मेरे द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है। ठीक है ना? यह दो बातें यहां पर आपको याद कर लेना है। अब इसके बाद में हम लोग अंदर की ओर बढ़ते हैं कनाडा में। कनाडा में जब हम अंदर की ओर बढ़ते हैं तो इसमें कुछ झीलें हैं जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जहां से प्रश्न बनता रहता है। उन्हें आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी झीलें हैं जो परीक्षा में महत्वपूर्ण हैं। तो नोट करना शुरू करिए। यह है विनिपेग झील। कौन सा झील है? विनिपेग झील है, जिसको आपको यहां से नोट कर लेना है। निपिगन झील, विनिपेग झील के नीचे ठीक स्थित है निपिगन झील। कहां पड़ता है? यह भी कनाडा में पड़ता है। क्री झील, क्री झील स्थित है। रेंटियर झील स्थित है यहां पर। नुएल्टन झील यहां पर स्थित है। रेंटियर झील, नुएल्टन झील, क्री झील यहां पर स्थित है। निपिगन झील यहां पर स्थित है। विनिपेग झील यहां पर स्थित है। ठीक है ना? और इसके अलावा यहां पर स्थित है ग्रेट बियर झील, जो बहुत पूछा जाता रहता है। कौन सी झील? ग्रेट बियर झील यहां पर स्थित है। यह बातें याद कर लेना है। ठीक इसके ऊपर यहां पर स्थित है मैकल्टन जल संधि। कौन सी जल संधि है? मैकल्टन जल संधि स्थित है। इसके नीचे स्थित है क्वीन मैंडिस की खाड़ी। क्वीन मैंडिस की खाड़ी किस देश में है? तो वह भी कनाडा में पड़ता है। यह बातें आपको याद कर लेनी है। तो कनाडा के बारे में यह मोटी मोटी बातें आपको ध्यान में रखना है। अब आप देख रहे हैं इसका एक सिरा यहां पर जुड़ा हुआ है अलास्का से। इधर की ओर आ जाएंगे। अलास्का के बगल में इधर क्या है? रूस है। इधर अलास्का, इधर रूस है। अलास्का को रूस से जोड़ने का जो काम है, बीच में स्थित है बेरिंग सागर। बेरिंग जल संधि वहां पर याद कर लेना कि बेरिंग जल संधि रूस को अलास्का से अलग करती है। यहां पर देखो, रूस बहुत बड़ा है, तो रूस आप यहां भी देख रहे होंगे फैला है। रूस आप यहां भी देख रहे होंगे, यह पूरा फैला है। इसके अलावा यहां तो फैला ही है, रूस ये फैला हुआ है, लिथुआनिया के पास में भी फैला हुआ है, बाल्टिक सागर के पास। तो इसको देख लेना है। अलास्का को रूस से कौन जोड़ता है? तो बेरिंग जल संधि इनको अलग करती है। ऊपर है चुकची सागर, नीचे है बेरिंग सागर। तो बेरिंग सागर को चुकची सागर से जोड़ती है बेरिंग जल संधि। रूस को अलास्का से अलग करती है बेरिंग जल संधि। दो बातें, रूस को अलास्का से अलग करती है बेरिंग जल संधि, चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है कौन? बेरिंग जल संधि। ठीक है ना? और ठीक अलास्का के नीचे स्थित है मैकर्टन जल संधि। कौन सी जल संधि? मैकर्टन जल संधि अलास्का के ठीक नीचे स्थित है। यह बातें भी हमको यहां से समझ लेनी है। ठीक है ना? अब इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं एक बार। अब हमने मोटे मोटे तौर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को समझ लिया, इनके जल संधियों को समझ लिया, इनके बीच में स्थित जो कुछ प्रमुख झीलें हैं परीक्षा के हिसाब से उनको हमने समझ लिया है, कुछ प्रमुख द्वीप हैं, कुछ प्रमुख खाड़ी हैं, उनको हमने समझ लिया है। अब एक बार ये जो रेखाएं हैं इनका निर्धारण हम कर लें, उसके बाद में फिर कहानी आगे बढ़ती है। तो 0 डिग्री आपने खींची लिया था, उसके ठीक ऊपर आप देखेंगे तो एक जगह लिखा होगा 23.5 डिग्री ऊपर की ओर, और ठीक नीचे भी लिखा होगा 23.5 डिग्री। ऊपर जहां 23.5 डिग्री लिखा होगा वहां पर लिखा होगा एन मतलब नॉर्थ, उत्तरी। तो 0 डिग्री के 23.5 जब आप ऊपर खींचेंगे तो उसको कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाएगा उसे? इस रेखा को कहा जाएगा कर्क रेखा। और ठीक इसके नीचे जब आप खींचेंगे तो इस रेखा को कहा जाएगा मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा कहा जाएगा। अब निर्धारण कर लीजिए कि कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जब यहां से चलती है तो सबसे पहले यहां पर पड़ता है हवाई द्वीप। कौन सा द्वीप पड़ा? हवाई द्वीप पड़ता है। किसके अधिकार में है हवाई द्वीप? अमेरिका के अधिकार में है। यहां ज्वालामुखी बहुत हैं, यह बात आपको याद रखना है कि यहां पर ज्वालामुखी बहुत हैं हवाई द्वीप पर।
उसके बाद में आया मैक्सिको यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, मैक्सिको यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद में और आगे आया तो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बाद में आपने प्रवेश किया एशिया महाद्वीप और होते हुए आगे की ओर निकल जाती है। यानी कि कौन कौन से महाद्वीप कर्क रेखा पर स्थित हैं? अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप और फिर एशिया महाद्वीप, यह 3 कर्क रेखा पर स्थित हैं। फिर आ जाइए विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा पर। तो यह या इधर से होती हुई जब आती है तो सबसे पहला महाद्वीप पड़ा इसको कौन सा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद में यह भी पड़ा अफ्रीका महाद्वीप और आगे फिर एशिया महाद्वीप। ठीक है ना। तीसरी रेखा जो कर्क रेखा है जब इधर से होके आना शुरू हुई तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, 3 इस पे भी पड़े। अब हमने देखा कि एक महाद्वीप ऐसा है वह है अफ्रीका जिसमें कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। तो प्रश्न बन गया कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों रेखा होकर गुजरती है? वह है अफ्रीका महाद्वीप। 23.5 डिग्री उत्तरी, फिर 0 डिग्री, फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। यह बातें हमने इस तरह से क्लियर कर लिया। ठीक है। अब ऊपर की ओर आप देखेंगे देशांतर रेखाओं के क्रम में काम क्या है देशांतर रेखाओं का? अभी हमने बताया कि देशांतर रेखाओं का उपयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है। समय निर्धारण के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। आप ऊपर देखेंगे तो आपको मिलेगा 0 डिग्री रेखा, वहां से और नीचे 0 डिग्री रेखा को आप मिला दीजिए। ऊपर 0 डिग्री रेखा से नीचे 0 डिग्री रेखा को आप मिला दीजिए। इसी को कहा जाता है प्रधान देशांतर रेखा। क्या कहा जाएगा इसको? प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। 3 बातें। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री को कहा जाता है, प्रधान देशांतर रेखा इसी को कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी इसी को कहा जाता है। ठीक है ना। यह बातें क्लियर हो गई। अब इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। तो 0 डिग्री रेखा आर्कटिक से शुरू हुई, पहला जो पड़ा वह क्या पड़ा? ग्रीनलैंड सागर। उसके नीचे पड़ा नॉर्वेजियन सागर, साथ साथ याद करना। ऊपर स्थित है ग्रीनलैंड सागर, फिर उसके नीचे स्थित है नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सागर के बाद यह पहुंच जाती है कहां? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में पहुंच जाती है। और लंदन जो है वह इसी रेखा पर स्थित है। ब्रिटेन की जो राजधानी है लंदन, वह इसी रेखा पर स्थित है और यहीं से होकर के यह रेखा नीचे की ओर जाती है। ठीक है ना। अब देशों के क्रम की बात करें, सागर में तो पहला ग्रीनलैंड, उसके बाद नॉर्वेजियन, 2 सागर पड़ता है। देश पहला कौन सा पड़ता है? तो ब्रिटेन पहला देश पड़ता है। किस देश की राजधानी पहले पड़ती है? तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन इस 0 डिग्री रेखा पर पहले पड़ती है। उसके बाद में यह रेखा पहुंचती है कहां? फ्रांस में। फ्रांस के बाद स्पेन में। तो यूरोप के कितने देश हैं? 3 देश। यूरोप के 3 देश प्रधान मध्याह्न रेखा पर स्थित हैं। कौन कौन से? ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन 3 देश इस रेखा पर स्थित हैं। उसके बाद में यह रेखा नीचे पहुंचती है कहां? अल्जीरिया के पास में। कहां पहुंचती है? अल्जीरिया। और अल्जीरिया से नीचे जाती है माली में। फिर इसके बगल में है बुर्किना फासो, माली के ठीक नीचे बुर्किना फासो, और उसके नीचे है घाना और टोंगो। एक बार फिर से देखो अफ्रीका को, तो अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, उसके बाद घाना और टोंगो। घाना और टोंगो से होते हुए यह रेखा नीचे की ओर चली जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से इस रेखा पर पड़ने वाले देशों का नाम आपको याद होना चाहिए, जहां से प्रश्न पूछा जाता रहता है। अब जो प्रश्न यहां से बनता है वह यह बनता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को कहां काटती है, विषुवत रेखा को कहां काटती है, मकर रेखा को कहां काटती है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, 0 डिग्री रेखा कर्क रेखा को काटती है यहां पर, और यह देश आपका मैप है अल्जीरिया। यानी कहां काटती है? अल्जीरिया में। 0 डिग्री रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया में काटती है। ठीक है ना, यह बातें समझ में आ गई। तो कर्क रेखा को अल्जीरिया में काटती है, यह बातें समझे। अब आगे की ओर देखिए, विषुवत रेखा इधर आगे की ओर आती है। अब इसको कहां काटती है? तो एक तो हम बता सकते हैं कि यह अटलांटिक महासागर में काटती है। 0 डिग्री रेखा विषुवत रेखा को अटलांटिक महासागर के पास में काटती है, एक बात आप यह कह सकते हैं। और दूसरा आप यह कह सकते हैं कि गैबन के पश्चिमी तट पर काटती है, यह बात भी आप कह सकते हैं कि गैबन के पश्चिमी तट पर काटती है। तीसरी बात आप क्या कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर काटती है। तो 3 बातें आप कह सकते हैं विषुवत रेखा के संदर्भ में कि विषुवत रेखा को कहां कहां काटती है? अटलांटिक महासागर में काटती है, गैबन के और कैमरून के पश्चिमी तट पर काटती है, और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर काटती है। यह बातें हम कह सकते हैं। ठीक है ना। फिर और नीचे पहुंचने पर जो मकर रेखा आती है, मकर रेखा को कहां काटती है? तो यह बात कहने के लिए हम कह सकते हैं फिर से कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में काटती है। अब और एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए नामीबिया के पश्चिमी तट पर काटती है। ध्यान रखना कि 0 डिग्री रेखा कर्क रेखा को कहां काटी? अल्जीरिया में काटी। विषुवत रेखा को कहां काटी? अटलांटिक महासागर में। कहां पर? गैबन और कैमरून के पश्चिमी तट में काटी। और मकर रेखा को कहां काटी? तो नामीबिया के पश्चिमी तट पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में काट देती है। यह बातें हम लोग समझ चुके हैं। अब आपको बताना है, काम आपका शुरू होगा कि जो 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा है, इस पर कौन कौन से 2 देश हैं जिनकी राजधानी स्थित है, यह बातें आपको बता देनी है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, फिर यूरोप महाद्वीप के बारे में, इस तरह से एशिया महाद्वीप के बारे में। जब हम एक आउटकम समझ विकसित कर लेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग डीप एनालिसिस एक एक के बारे में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिस तरह से आपका सपोर्ट है बहुत अच्छा है। आप लोग ऐसे ही उत्साह बराबर हमारा बढ़ाते रहें। धन्यवाद।